ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीएनएसएस के साथ, जो कि है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, जो कि दे रखा है चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंडर में। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अपन समझेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच का डिफरेंस, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन अपने नोट्स पे चलते हैं, जिससे उससे अपन ईजिली समझ जाएंगे। अब इसमें बेसिक डिफरेंसेस दे रखे हैं, पहले तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के, तो पहले वो समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, a serious offense where the police can register an FIR and arrest the accused without prior approval from a magistrate। तो सिंपल वर्ड्स में कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक कैसे बताता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें FIR रजिस्ट्रेशन करना पुलिस ऑफिसर के लिए एक मैंडेटरी ऑब्लिगेशन होता है। ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का होता है, लाइक रेप, मर्डर, रॉबरी। ये जो भी सीरियस नेचर ऑफ ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर में आते हैं। और इसमें जो अक्यूज़ का अरेस्ट है उसमें भी मैजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब मैजिस्ट्रेट की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई भी ऑफेंस वो नॉन कॉग्निजेबल होता है तो उसमें सबसे पहले जो अपन को ज़रूरत पड़ती है वो मैजिस्ट्रेट के परमिशन की पड़ती है। बट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे इमीडिएट अरेस्ट कर सकते हैं। अब इसका भी बेसिक रीज़न ये है कि ये एक तो ये बहुत सीरियस नेचर का होता है, तो जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज़ है, वो भग ना जाए, इसमें इसलिए पुलिस के पास पावर रहती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट उसे अरेस्ट करने की। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के, जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डॉरी डेथ, रॉबरी। इसमें यूजुअली माना जाता है कि जो पनिशमेंट होती है वो मोर देन 3 ईयर्स होती है, मतलब इम्प्रिजनमेंट। अब अपन आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस a less serious offense where the police cannot arrest or investigate without the prior approval from a magistrate। ये जस्ट अपोजिट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के, मतलब जिसमें FIR रजिस्टर नहीं करती पुलिस, किसमें? नॉन कॉग्निजेबल में। दूसरी चीज, इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है पुलिस को तो उसे ऑर्डर चाहिए होगा मैजिस्ट्रेट का, और इसमें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता सामने वाले पर्सन को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो ये बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल होता है, और ये थोड़ा क्या लेस सीरियस नेचर का भी होता है। इसका एग्जांपल हो सकता है डिफामेशन, पब्लिक न्यूसेंस, चीटिंग और सिंपल हर्ट। यूजुअली जो देखा गया है वो इसमें पनिशमेंट जो होती है वो 3 साल से की होती है, या तो सिर्फ फाइन की होती है। और उसमें पुलिस नीड परमिशन फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस में जब तक मजिस्ट्रेट उसे परमिशन नहीं देगा तब तक पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरे केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, पुलिस के पास इंडी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है, FIR भी रजिस्टर कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। तो जो पूरी पूरी तरीके से जो पुलिस को फ्रीडम मिली रखी है ना, वो मिली रखी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस ऑफिसर की जो फ्रीडम है उसे कर्टेल कर रखा है। जब तक मजिस्ट्रेट आपको परमिशन नहीं देगा आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कुछ भी नहीं कर सकते। चलो इसके लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है और बेसिक इतना पता है तो आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन एक टेबल फॉर्म में से चेक भी कर लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस होता है, मेजर ऑफेंसेस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस होता है, माइनर ऑफेंस होते हैं। इसमें पुलिस की पावर रहती है कैन रजिस्टर FIR एंड अरेस्ट विदाउट परमिशन, नीड मजिस्ट्रेट परमिशन बिफोर एक्शन। इन नॉन कॉग्निजेबल केस पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली, पुलिस नीड अप्रूवल टू इन्वेस्टिगेट। FIR इसमें मैंडेटरी होता है, FIR इज नॉट मैंडेटरी। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मर्डर, रेप, रॉबरी, डॉरी डेथ, डिफॉर्मेशन, पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हर्ट। मोर देन 3 ईयर्स प्लस फाइन और डेथ पेनल्टी, ये कॉग्निजेबल में आ जाएगा। लेस देन 3 ईयर्स नॉन कॉग्निजेबल में। सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो होता है इसका, और मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये बेसिक डिफरेंस था
कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में। अब आपको चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर में बात ही इन सब चीज़ों की करी गई है। अब पहला सेक्शन बोलता है इसका, मतलब सेक्शन 35 बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि कब पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, जिसमें पुलिस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है। तो अब चलो अपन इसे रीड करते हैं। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, एनी पुलिस ऑफिसर may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person। पहला सबसेक्शन 1 का क्या कहता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। क्लॉज ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो उस पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कमिट करता है क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा क्लॉज बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine and none of the following conditions satisfied namely। अब दूसरी थोड़ी उसे ब्रॉड करती है, अगर पुलिस ऑफिसर कब अरेस्ट कर सकती है, जब कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है किसी के अगेंस्ट, रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, और या तो रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जो कि लेस देन है 7 years, जो कि विदाउट फाइन है, इसमें भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को। क्लॉज आई क्या बोलता है, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है उस कंप्लेंट के बेसिस पे या तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कि उसे सस्पिशन है कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है जिसकी उसके ऊपर कंप्लेंट आई है। सेकंड, द पुलिस इज सेटिस्फाइड डेट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, और वो अरेस्ट नेसेसरी है प्रिवेंट करने के लिए फर्दर ऑफेंस या तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस के लिए, टू प्रिवेंट सच पर्सन कॉजिंग एनी एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपीयर, मतलब एविडेंस को टेम्पर करने से बचाने के लिए उसका अरेस्ट नेसेसरी है। डी बोलता है टू प्रिवेंट सच पर्सन मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, मतलब वो पर्सन किसी को इंड्यूसमेंट थ्रेट को और प्रॉमिस ना करे जिससे वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस को मैनिपुलेट कर दे। और अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड, मतलब उसका अरेस्ट इसलिए नेसेसरी है कि बाद में अगर उसे अभी छोड़ दिया तो वो कभी मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है। क्लॉज बी में ये क्या बोलता है, क्लॉज बी में सिंपली ये बोलता है अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उसने कोई भी ऑफेंस जो कि 7 साल से कम है वो कमिट किया है, उसके बाद ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। किस लिए अरेस्ट कर सकती है, उसे प्रिवेंट करने के लिए, कोई फर्दर ऑफेंस कमिट करने से प्रिवेंट करने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो कोई एविडेंस को टेम्पर ना करे इसलिए, वो किसी विटनेस को इंड्यूसमेंट थ्रेट कोवर्जन कॉज ना करे इसलिए, अगर उसको बाद में कोर्ट में लाना इजी नहीं होगा इसलिए, तो इन केसेस में उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी रीजंस कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है, राइटिंग में रीजंस भी मेंशन करेगी क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। प्रोवाइड डेटा पुलिस शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन राइटिंग फॉर, मतलब अगर पुलिस अरेस्ट भी करती है तो रीजंस मेंशन करेगी, अगर नहीं भी करती है तो भी रीजंस मेंशन करेगी कि क्यों उसने अरेस्ट किया और क्यों उसने अरेस्ट नहीं किया, तो रीजंस मेंशन करना ज़रूरी है। अब क्लॉज सी क्या बोल रहा है,
against whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment or term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, police officer has reason to believe on the basis of such information that such person has committed said offence. पहले वाले केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी थी, मतलब रीजनेबल सस्पिशन होना जरूरी था, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होना जरूरी था कि उसने ऑफेंस कमिट किया है जो कि 7 साल से कम है, और ये सारी कंडीशंस के बेसिस पे उसे अरेस्ट किया जा रहा था। अब क्लॉज सी तो बहुत इजी बात कर रहा है, अगर किसी भी पर्सन ने 7 years प्लस डेथ सेंटेंस का ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर वैसे ही उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकता है, उसे इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लॉज डी क्या बोलता है, who has been proclaimed as an offender either under the Sahita or by order of the state governments। पुलिस ऑफिसर उसको भी अरेस्ट कर सकता है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बेसिकली क्या होता है, कोर्ट के कहीं बार बुलाने से पर भी, मतलब पहले समन इशू होने के बाद समन पे वो नहीं आया, वारंट पे वो नहीं आया, प्रोक्लेमेशन पे वो नहीं आया, मतलब कोर्ट के सेवरल टाइम्स बुलाने के बाद भी वो नहीं आया है, तो उसको कोर्ट डिक्लेयर कर देगी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगोड़ा। तो अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकता है। ई में क्या बोला गया है, इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच में बी रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु में रीजनेबली सस्पेक्टेड टू हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको भी अरेस्ट कर सकता है जिसके पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है और रीजनेबल सस्पिशन है कि उसी ने उस स्टोलन प्रॉपर्टी के रेफरेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर उसको भी अरेस्ट कर सकता है। एफ ये बोलता है हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अब कोई पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसको ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने से, या वो अटेम्प्ट करता है एस्केप करने के लिए लॉफुल कस्टडी में से, तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। जी, हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस फ्रॉम यूनियन। अब मान लो कोई डिजर्टर घुसड हो गया आर्म फोर्स ऑफ यूनियन, मतलब वापस ही नहीं जा रहा है, तो उसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। हु हैज़ बीन कंसर्न इन अगेंस्ट ऑन whom a credible complaint नहीं reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists or having been concerned in the act committed at any place out of India which if committed in India would be have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to apprehend or detain in custody in India। अगर मान लो किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए वो लायबल होता है इंडिया में भी, तो उसको भी अरेस्ट कर सकती है। Clause I, who is being released convict commits breach of any rule made under subsection 5 of section 394 for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from another police officer for a requisition specify the person to be arrested and offences or other cause for which arrest is to be made। मतलब अगर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से रिक्वेशन रिक्वेस्ट आई है, मतलब दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर से कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये बोलता है नॉन कॉग्निजेबल अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हैविंग सो कंसर्न शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट अंडर द वारंट और ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 2 तो ईजी बोलता है अगर किसी की क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसको तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक मैजिस्ट्रेट वारंट इशू ना कर दे या ऑर्डर ना दे दें, तब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किस केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। सबसेक्शन 3 बोलता है द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में अपन ने पढ़ लिया कि कब पुलिस ऑफिसर से अरेस्ट कर लेगा,
और सबसेक्शन 3 ये बोल रहा है कि जहाँ पे उसको अरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है वो इशू कर देगा नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in notice. अब पुलिस ऑफिसर जो है जब उसको नहीं लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी है उस पर्सन की जिसके ऊपर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन भी आई है तो उसे वो नोटिस दे देगा कि इस डेट पे इस समय पे आप मेरे से यहाँ पे आके मिलें, मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ और जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तब आपको मेरे से आके मिलना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 बोलता है वेयर सच अ नोटिस इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी अ ड्यूटी, उसकी ड्यूटी होगी दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, जो पुलिस ऑफिसर ने नोटिस इशू किया उससे मिलने का उससे उसको कंप्लाई करने की उसकी ड्यूटी होगी। वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाइज, मतलब कंप्लाई कर लेता है और आगे भी कंप्लाई करने के लिए कंटिन्यू रखता है नोटिस से। ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस डिफर्ड इन द नोटिस, वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस ऑफेंस के लिए नोटिस में रेफर किया गया है। और टू रीजन टू बी रिकॉर्ड द पुलिस ऑफिसर इन द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड, अगर पुलिस ऑफिसर को फिर भी लगता है कि उसे अरेस्ट करना ज़रूरी है तो वो ओपिनियन रिकॉर्ड करके उसे अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 6 वेयर सच पर्सन एट टाइम फेल्स टू कंप्लाई, मतलब जो ऊपर नोटिस है उसे फेल कर जाता है कंप्लाई करने में टर्म्स ऑफ द नोटिस और वो अनविलिंग है टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर एज मे हैव बीन पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। अब वो नहीं आ रहा है पुलिस ऑफिसर के बुलाने पे भी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस टर्म से जो नोटिस पे मेंशनड है। कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट प्रायर परमिशन, परमिशन के पहले, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द केस ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल फॉर लेस देन 3 years, उस ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट लेस देन 3 years है और सच पर्सन इज इन्फॉर्म और अबव 60 years ऑफ एज, कोई भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना परमिशन के उस पर्सन का जो कि इन्फॉर्म है या उसकी जो उस ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट 3 साल तक है और वो पर्सन जो है वो इन्फॉर्म है या अबव 60 years का है। इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की। तो ये बात करता है सेक्शन 35 पूरा पूरा कि कब पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो इसमें पावर्स बता रखी हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस BNSS में जो कि पुलिस के पावर्स के बारे में बताता है। तो इसमें अपन आज एक और सेक्शन भी कर लेते हैं जो कि ईजी सा है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, कि क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा वो पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है वो उस अक्यूज पर्सन को। एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। पहले तो यही बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर की वर्दी पे नाम लिखा होता है पुलिस ऑफिसर का कि वो उसका नाम क्या है तो उसका क्लियर आइडेंटिफिकेशन उस पर शो होना चाहिए जिससे उस पुलिस ऑफिसर का ईजिली आइडेंटिफिकेशन हो सके उस पर्सन के द्वारा जो कि एग्जीक्यूटिव से पता चल सके कि इसी पुलिस ऑफिसर ने मुझे अरेस्ट किया है। और प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शेल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, और वो अरेस्ट करते समय एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी प्रिपेयर करेगा उस पर्सन का जिसको अरेस्ट किया जा रहा है जो कि साइन किया जाएगा मेंबर ऑफ फैमिली के द्वारा। अगर मेंबर ऑफ फैमिली अवेलेबल नहीं है तो रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्टेड में जहाँ पे उसका अरेस्ट हुआ है वहाँ का जो भी रिस्पेक्टेबल मेंबर होगा उसका सिग्नेचर होगा। और काउंटर साइन भी किया जाएगा अक्यूज के द्वारा उसी के ऊपर। क्लॉज सी बोलता है इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ अरेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इन्फॉर्म भी करेगा जो कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया है कि अगर उसकी फैमिली मेम्बर के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे वो नहीं हुआ अटेस्टेशन नहीं हुआ है कि उसके पास राइट है किसी भी रिलेटिव और फ्रेंड को या फिर किसी अदर पर्सन को जो कि उसने बताया इन्फॉर्म करने का कि वो अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये बेसिकली बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो इसमें सिंपल सा प्रोसीजर बता रखा है कि वो तो पहले क्लियर आइडेंटिफिकेशन करेगा, बेयर करेगा एक्यूरेट विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम जिससे उसका इजीली आइडेंटिफिकेशन हो सके। दूसरा मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा अरेस्ट का जो कि साइंड होगा मेंबर ऑफ द फैमिली के द्वारा, अगर मेंबर ऑफ द फैमिली अवेलेबल नहीं है तो रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ सोसाइटी के द्वारा, और काउंटर साइंड होगा जो पर्सन अरेस्ट हुआ उसके थ्रू। और उसको ये भी बताया जाए कि आप इन्फॉर्म कर सकते हो उस पर्सन अरेस्ट को, यही बताया जाएगा
अगर मेमोरेंडम उसके किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू नहीं हुआ है कि उसके पास राइट है किसी भी रिलेटिव वो फ्रेंड को बताने के लिए कि उसका अरेस्ट हो गया है। तो ये बात करता है सेक्शन 36। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इफ़ you liked my video, please subscribe it and press the bell icon.